जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 30 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए। तो उसके लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइंस के 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने हैं, यानी कि 30 नंबर की साइंस आपके एग्जाम में आ रही है। और आपको साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करना होगा अगर आपको आर्मी अग्निवीर 2025 में सिलेक्शन लेना है। तो आज मैं आपके लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके 30 जून से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही एग्जाम्स में वैसे ही तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आप इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हो, और नए क्वेश्चंस आज आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि आज वाले में हमने मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो जो आपके जो बायोलॉजी हो गया, इसके अलावा बॉटनी हो गया, उससे हमने रखे हैं। ठीक है, बायोलॉजी और बॉटनी से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चंस का आंसर है, कोई बात नहीं। पौधे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल पोषक है, ये अपने को बताना है कि पौधे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थूल पोषक है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको बताना है जो प्लांट्स के लिए होता है, पौधों के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम खेती कर रहे होते हैं तो उसमें हम यूरिया वगैरह डाल के बहुत सारी चीजें करने के बाद जो हमारे जमीन होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है वो समाप्त हो जाती है, और हमारे पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर क्या हो जाएगा, स्थूल पोषक हो जाएगा। लेकिन जब ये कमी हो जाती है, स्थूल पोषक की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं। वैसे तो आप केमिकल की बात करो तो यूरिया वगैरह डाल दिया जाता है, ठीक है, जो आपके खाद वगैरह है उनको डाला जाता है। लेकिन अगर आपको सिंपल वे में करना है, ऑर्गेनिक वे में करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको दलहन की फसल लगानी होगी। कोई भी आप दलहन की फसल लगा सकते हो, और दलहन की फसलों की जो जड़ें होती हैं, जैसे हमने चना लगाया तो चने को हम ऊपर से काट लेते हैं, तो जो उसकी जड़ बच जाती है ना, उसकी जड़ों में क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसमें खेत में दोबारा क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी, और उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए दलहन की फसल लगाई जाती है, और अगर आपके काम की है तो लगा लेना भाई। अगर आपकी मिट्टी के साथ ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन खत्म हो गई है या कम उपजाऊ मिट्टी हो गई है, तो दलहन फसल लगाओ, चना बो दो या दलहन कोई भी फसल आप बो दो। ठीक है, दाल वगैरह, दलहन का मतलब समझते हो ना, दाल, चने की क्या बनती है, दाल बनती है, और बाकी जितने भी हैं, मूंग हो गया, उड़द हो गया, जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। चलो, प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के किस भाग में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पादप कोशिका के कौन से भाग में होता है, ये आपको बताना है। तो पादप कोशिका के कौन से भाग में हो रहा होता है, तो ये हो रहा होता है भाई अपना क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होता है। किसमें हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका में। प्रकाश संश्लेषण ही वही क्रिया है जो जिस तरीके से हम अपना भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, उसी तरीके से पौधों को सांस लेने के लिए, ठीक है, खाना खाने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें करनी होती है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रख लेना कि विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, जो प्रकाश से ऊर्जा मिल रही होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, कौन सा है कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाई प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इसको कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा दलहनी पौधा है, ये अपने को बताना है। मैंने आपको बताया ना कि दलहनी पौधा बहुत जरूरी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो इनमें से कौन सा है दलहनी पौधा, देखो बताओ कौन सा है, जिसकी दाल बनती है, यानी कि जिसके 2 टुकड़े करके हम यूज करते हैं,
ऐसे आप समझ लो कि उसके 2 टुकड़े करके हम यूज करते हैं, दाल के रूप में यूज करते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मटर हो जाएगा। मटर के 2 टुकड़े करके करते हैं ना, हाँ, तो बस। और आपने हरा मटर देखा होगा, तो उसको कभी छीलोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 2 दाने होते हैं, ठीक है। सूखेगा तो आप करोगे नहीं क्योंकि वो बहुत कम मिलता है, गीला ज्यादा यूज होता है। तो आप चेक करके देख लेना सर्दियों के मौसम में, तब तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा, आप फ्री रहोगे, फिर चेक कर लेना, ठीक है। अभी तो बीच ही हो पढ़ने में, अभी तो फ्री हो नहीं बिल्कुल भी, है ना? हाँ, वही बात है। चलो, इस पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? बताइए। घेंगा रोग है वो कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है भाई? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन, अगर आयोडीन कम है तो घेंगा नामक रोग हो जाएगा। कौन सा वर्णक पौधों को हरा रंग प्रदान करता है? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसमें जो हरा रंग होता है, हरी पत्तियां होती हैं, वो किसके कारण होता है ये आपको बताना है। मोस्टली जितने भी अपने पेड़ पौधे हैं वो हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनमें, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो किसकी वजह से होता है। तो हरा रंग किसकी वजह से हो जाएगा भाई? क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? वर्णक पौधों में हरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आप इसको टेस्ट की तरह लेना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज रिपीट वाले क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम्स में बॉटनी भी आती है, बॉटनी के क्वेश्चंस भी आते हैं, और प्लस में बायोलॉजी के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आज इनके 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, 2 सब्जेक्ट के साइंस के, ठीक है। बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आप जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सिर्फ रासायनिक विज्ञान 3 पढ़ के रह जाते हो, लेकिन बॉटनी वाले क्वेश्चंस आज मैंने इंक्लूड किए हैं, आपने पेपर में देखा होगा। तो आपको लग रहा होगा अच्छा ये बॉटनी के हैं। हाँ, बिल्कुल बॉटनी के हैं। बॉटनी को हिंदी में क्या बोला जाता है? वनस्पति विज्ञान, यानी जो पेड़ पौधों से संबंधित होती है वही होगा, ठीक है। चलो, कौन सा सूक्ष्म पोषक है ये अपने को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक है ये अपने को बताना है। तो सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर बोरोन क्या हो जाएगा? माइक्रो न्यूट्रेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बोरोन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है, ये आपको बताना है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो कौन सा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है भाई ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। चलो, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका द्रंगन को बढ़ाता है? इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको करवाया था, तब भी मैंने इसके बारे में बताया था, इस हार्मोन के बारे में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो बताइए कि कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका द्रंगन को बढ़ाता है, ये अपने को बताना है। बताओ, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। बस डायरेक्ट याद कर लो, इनमें सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने विटामिन वाली क्लास में बताया था, और उसके बाद भी 2-3 बार आपका दोबारा से रिवीजन करवा चुका हूं, और आपको बोल चुका हूं कि सारे के सारे आपको याद कर लेना है। और अभी तक जिसने याद नहीं किया तो आप बड़ी मूर्खता कर रहे हो भाई। एग्जाम्स में फिक्स एक क्वेश्चन आएगा, आप ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन आएगा, आप ये सोचो 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर अगर आप कम लेते हो तो हजारों स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे, और पीछे रह गए तो पीछे वालों का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टॉप पे जाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो सभी इसका आंसर करेंगे। पौधों की पत्तियों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? पौधों की पत्तियों से जल का निष्कासन, निष्कासन का मतलब होता है जल का निकलना, पानी का निकलना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको बताइए क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा उसको, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनावश्यक अमीनो अम्ल है?
अन्यावश्यक आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा अन्यावश्यक अमीनो अम्ल है ये अपने को बताना है, अन्यावश्यक आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा अन्यावश्यक? तो अन्यावश्यक हो जाएगा यहां पर भाई एलानिन। कौन सा हो जाएगा? एलानिन क्या हो जाएगा? अन्यावश्यक अम्ल हो जाएगा। बाकी आवश्यक है, ठीक है, बाकी जरूरी है। अनावश्यक का मतलब है जो जरूरी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? एलानिन हो जाएगा। कवक और पादप जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? कवक और पादप जड़ों के बीच है जो सहजीवी संबंध होते हैं उनको क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है, ठीक है। जो पौधों की जड़ें होती हैं उनमें कवक होते हैं ना, उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है सहजीवी, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करना, वो आपको बताना है कि वो क्या कहलाता है। कहा जाएगा माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा कहा जाएगा, माइक्रोराइजा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसे क्या कहा जाएगा भाई? माइक्रोराइजा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? माइक्रोराइजा कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा CH4 पादप है? CH4 पादप है, पौधा आपको बताना है कि कौन सा CH4 पादप हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, बताइए CH4 पादप कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई? अपना मक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्का है वो क्या हो जाएगा? CH4 पादप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधे का कौन सा ऊतक जल और खनिजों का परिवहन करता है? यह अपने को बताना है कि कौन सा पादप है, पौधों का कौन सा ऊतक है, पौधों का कौन सा ऊतक है जो जल और खनिजों का परिवहन करता है। पौधे मतलब आपने पादप हो गए ना, प्लांट्स टिश्यू। आपको बताना है कि कौन सा प्लांट टिश्यू है जो वाटर यानी जल और खनिजों का परिवहन करता है, ये अपने को बताना है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिससे जल और खनिज मिलते हैं। वैसे तो पेड़ पौधे है ना, जल और खनिज कहां से ले रहे होते हैं? जल और खनिज कहां से ले रहे होते हैं? अपनी जड़ों से, पृथ्वी के अंदर से ग्रहण कर रहे होते हैं। तो अपनी जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन अपने को क्या बताना है? उस ऊतक का नाम बताना है, तो वो हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा, ठीक है। और किससे ग्रहण कर रहे होते हैं? तो जड़ों से ग्रहण कर रहे होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, जड़ों से, ठीक है। जो जड़ होती है, रूट्स होती है, उनसे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा भाई? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि विटामिन वाली क्लास देख लेना, साइंस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चलो इसका आंसर कीजिए कि फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूल का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? फूल आते हैं, ठीक है, उनमें एक नर होता है, एक मादा होता है। तो ये आपको बताना है, नर वाला आपको बताना है कि भाई जिसपे सिर्फ फूल आएगा उस पे फल नहीं बनता, ठीक है। अभी मौसम चल रहा है, अब देखो घिया लौकी है ना, बाजार में आने लगेगी, तो अगर आपके आसपास उगी हुई है तो आपने देखना, कद्दू उगा हुआ है तो देखना, वहां पर क्या होगा? एक नर फूल होगा, एक मादा फूल होगा, ठीक है। तो मादा फूल है वो वहां पर जो कद्दू है वो लग जाएगा, और नर है वो नहीं लगेगा, ठीक है। और ऐसा ही है, हर जगह होता है। तो आपको बताओ, फूलों का जो नर प्रजनन अंग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है भाई? उसको परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है, एंथर उसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर किसके द्वारा की जाती है, अपने को बताना है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन है वो बहुत जरूरी है, तो किसके द्वारा होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम के द्वारा। किसके द्वारा? राइजोबियम के द्वारा है वो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्टोर करके रखा जाता है, राइजोबियम के द्वारा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या हो जाएगी? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है भाई, वो हो जाएगी एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एटीपी हो जाएगा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा,
ठीक है, एटीपी याद रख लेना कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, एटीपी उसको बोला जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा विटामिन मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, कौन सा विटामिन है भाई? विटामिन डी है, जो सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज्यादा नहीं तो आधी शिफ्टों में तो आएगा ही आएगा, तो आपको सभी को याद कर लेना है। और मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है भाई, हर शिफ्ट में पूछेगा ऑलमोस्ट, ये समझ के चलो। ठीक है, तो पराग कणों का अध्ययन है वो किसमें किया जाता है, और उस अध्ययन को क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है। तो उसको कहा जाता है पैलिनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? पैलिनोलॉजी कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैलिनोलॉजी कहा जाएगा, परागकणों का अध्ययन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है ये अपने को बताना है। तो मैंने आपको बताया दो चीजें पूछता है, कौन सी गैस अवशोषित होती है और कौन सी गैस निकलती है। तो निकलती कौन सी है भाई? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, और अवशोषित कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी। तो आप देख लेना, निकलने वाली पूछ रहा है या अवशोषित वाली पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। आलू का खाने योग्य भाग एक रूपांतरित होता है, क्या होता है ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, और 90% स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अब आप बताइए क्या होगा? आलू का खाने योग्य भाग क्या होगा? आलू का पूछता है, इसी में आपका हल्दी का पूछेगा, और इसी में आपका अदरक का पूछेगा। इन तीनों में से कोई भी पूछ ले, सभी का एक ही आंसर रहने वाला है। और इसके अलावा क्योंकि आलू से जुड़ा हुआ है तो शक्करकंद पूछता है, शक्करकंद। ठीक है, शक्करकंद आप समझते हो ना, शक्करकंदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, स्वीट पोटैटो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वो वाला, इसका अलग है। तो बताओ क्या है? तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू, हल्दी और अदरक का। तो कौन सा हो जाएगा भाई यहां पर? तो यहां पर तना हो जाएगा। आप सभी जड़ सोच रहे थे, लेकिन इसका क्या होता है? तना होता है। आलू है, नीचे जड़ होती है, फिर जैसे तना होता है उसको मिट्टी लगाई जाती है और उसमें आलू बन रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? तने का एक रूपांतरित रूप होता है। तो तना इसका आंसर हो जाएगा, तना। ऐसा ही हल्दी का है और ऐसा ही अदरक का है। ठीक है जी। लेकिन शकरकंद का पूछे तो शकरकंद का क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। शकरकंद का क्या हो जाएगा भाई? जड़ हो जाएगा शकरकंद का। ये अपने को ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये अब तक 4-5 एग्जाम्स में आए हैं, 4 ही आए हैं। ठीक है, जो अभी मुझे ध्यान आ रहे थे चारों मैंने आपको बता दिया है। हल्दी, अदरक और आलू तना होता है, और शकरकंद का क्या होता है? जड़ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हल्दी के बारे में तो पिछली जो साइंस की क्लास हुई थी उसमें मैंने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे जो आपके हल्दी से पूछे जाते हैं, तो सारे याद कर लेना। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपने को बताना है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बताओ, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? बताओ, प्रोटीन की कमी से सभी को पता है, सभी को पता है कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? देखो, घेंगा रोग अभी आपने पढ़ा, आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया रोग आपको पता है, स्कर्वी रोग आपको पता है, क्योंकि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है, तो खट्टे फलों की वजह से स्कर्वी होगा। ठीक है, तो ऐसा याद है ना, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर इसके बारे में नहीं भी पता था, और हो सकता है कि बहुत कम स्टूडेंट को पता हो, तो आपको इन तीनों के बारे में तो पता था। घेंगा, एनीमिया और स्कर्वी हम बार बार पढ़ते रहते हैं। तो क्या बच गया? जो बच गया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वाशियोरकर हो जाएगा। चलो, पौधे की सबसे छोटी इकाई जो नए पौधे में विकसित हो सकती है उसको क्या कहा जाता है? बताओ, आपको वो बताना है। पौधे की सबसे छोटी इकाई जो नए पौधे में विकसित हो सकती है क्या कहलाती है? क्या है, मतलब क्या है, उसको क्या कहा जाता है? बताओ। तो उसको हम बोलते हैं भाई बीज, क्योंकि बीज से बन जाता है पौधा। ठीक है, बीज से पौधा। अब बोलोगे सब जी ये सबसे छोटी इकाई कैसे हुई है? तो सबसे बड़ी है नहीं। अगर पेड़ है, पौधा है, उसके लगेगा फल, और फल के अंदर छोटा सा बीज होगा, तो क्या हो गया? सबसे छोटा हो गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीड्स, हो जाएगा आपका बीज हो जाएगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। क्लोरोफिल के लिए ये आपको बताना है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। क्लोरोफिल अभी हमने पढ़ा था ना कि क्लोरोफिल क्या होता है, जो अपने पेड़ पौधों में क्या हो गया, इसका मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, कौन सा खनिज आवश्यक है, मैग्नीशियम आवश्यक है। ठीक है, एक क्लोरोफिल पढ़ा था और एक दूसरा कौन सा था, चलो क्लोरोफिल यही याद कर लो। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज है, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम। चलो, बीज अंकुरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। बीज अंकुरण की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, बीज अंकुरण का मतलब होता है जब हमारा बीज उगता है, फिर उससे पौधा बनता है, पेड़ बनता है, जो भी बन रहा होता है, लेकिन बीज पहले उगता है ना, अंकुरित होता है। ठीक है, जैसे और कुछ नहीं देखा होगा तो आपने, भाई खेती नहीं करते तो आपने ये जरूर देखा होगा, मूंग देखा होगा, वो उग जाते हैं, अंकुरित मूंग। चने देखे होंगे, अरे रेस करते हो आर्मी वाले हो, ये तो देखे होंगे, नहीं देखा तो देखो भाई, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, शरीर की ताकत को बढ़ाना है तो मूंग खाओ उगा के, चने उगा के खाओ। ठीक है, बीज अंकुरण के लिए क्या है, प्रकाश जरूरी है, क्योंकि लाइट होना चाहिए, जल भी जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, तो सारे के सारे जरूरी हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओलोपदीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ओलोपदीज हो जाएगा। बायोडीजल के उत्पादन के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताओ, बायोडीजल के लिए। ठीक है, तो बायोडीजल के लिए किसका यूज होता है, जेट्रोफा का यूज होता है, जेट्रोफा का यूज होता है, जेट्रोफा का यूज होता है बायोडीजल बनाने के लिए। आगे है कि टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा होता है। ठीक है, हरे रंग वाला हमने पढ़ लिया था, और जो मैं दूसरा बता रहा था ना कि दूसरा वो है, वो लाल वाला है। अब आपने को बताना है, तो लाल के लिए क्या हो जाएगा, हरे के लिए क्लोरोफिल है, तो लाल के लिए क्या हो जाएगा, लाइकोपीन हो जाएगा। ठीक है, लाइकोपीन याद कैसे रखोगे, लै से लै और लै से लाइकोपीन, लाल लाइकोपीन, लाल लाइकोपीन। और हरा तो सभी को पता है क्लोरोफिल ही होता है। ठीक है, तो लाल का क्या हो जाएगा, लाइकोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहां पर समाप्त होते हैं। इतने ही क्वेश्चंस है जो लगभग बॉटनी से आपके एग्जाम्स में आते हैं, और अगर कोई बाई चांस कोई छूटा हुआ होगा तो अभी तो हमारी साइंस की और क्लासेज आने वाली है ना, उनमें हम उसको कवर कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना 30 में से आपका स्कोर क्या रहा, और आज वाली क्लास के क्वेश्चंस कैसे लगे, पढ़कर मजा आया या नहीं आया, ये सभी बता देना। और जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना भाई, ताकि आपको क्लास मिलते रहे। और सुबह 9 बजे डेली क्लास आती है, शाम को 4 बजे डेली क्लास आती है, अपने इसी चैनल पे दोनों क्लास चल रही है, और शाम को 7 बजे वाली दूसरे वाले चैनल पे हम करवा देते हैं। ठीक है, चलो तो अब मिलते हैं, और जो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।